बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में घर था जिसमें निधि अपनी माँ ललिता और बहन सृष्टि के साथ रहती थी। निधि का रंग दिखने में काला था, इसीलिए सृष्टि और ललिता हमेशा निधि पर अत्याचार करती रहती थी और उससे सौतेला व्यवहार करती थी। निधि के पिता मनोज कलकत्ता की एक फैक्ट्री के मालिक थे और वो कलकत्ता में ही रहते थे। वहीं निधि की माँ और छोटी बहन सृष्टि बहुत ज्यादा जालिम थी और वो निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग के लिए उसे हमेशा ताना मारते रहती थी, जबकि वो उसकी सगी माँ और सगी बहन थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन निधि बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी बहन सृष्टि वहाँ पर आती है और उससे कहती है, दीदी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हो। क्या आपको नहीं पता कि मैं हर दिन सुबह कॉलेज जाती हूँ, फिर दोपहर में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को लेट घर आती हूँ और आपने मेरे लिए अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। सृष्टि मेरी प्यारी बहन, मैं अभी बस 2 कपड़े धुलकर फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा ही रही थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया बहन हर दिन कॉलेज जाती है। मैं बस नाश्ता तैयार करके तुम्हारे कमरे में ही लाने वाली थी। दीदी अभी मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ कपड़ा धोने का बहाना कर रही हो। अगर आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आने ही वाली थी तो जरा किचन में चलकर दिखाइए तो, कहाँ आपने मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। सृष्टि निधि पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी सृष्टि की आवाज सुनकर निधि की माँ ललिता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी, तू सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? क्या आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? मम्मी अगर दीदी का बस चले तो ये मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दे, जैसे कि आपने दीदी की छुड़वा दी और ये अनपढ़ रह गई, वैसे मैं भी रह जाऊंगी। दीदी को मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करो, लेकिन फिर भी दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया। अरे कलमोही कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले उठकर मेरी बेटी के लिए सुबह सुबह 1 गिलास जूस उसके कमरे में रख दिया कर और उसके बाद सृष्टि के लिए नाश्ता बनाया कर। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। हाँ माँ, दीदी को मैंने भी कई बार कहा है कि सुबह सोकर उठते ही मुझे मेरे बिस्तर पर 1 गिलास जूस दे दिया करे, लेकिन फिर भी दीदी जानबूझकर मुझे जूस नहीं देती है और हमेशा नाश्ता बनाने में देरी कर देती है। हाँ बेटी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस कलमोही का क्या करूँ। मुझे पता नहीं कि सृष्टि के पिताजी ने तुझे घर में क्यों रखा हुआ है। अगर इस घर की मालकिन मैं बन जाऊँ तो मैं तुझे रातों रात ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर ललिता और सृष्टि निधि को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निधि बेचारी अपनी माँ और बहन को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद ललिता और सृष्टि मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर उन्हें शॉपिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को दोनों थक हार कर जब घर आती हैं, तो उन्हें निधि कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर दोनों माँ बेटी सृष्टि और ललिता इधर उधर देखती हैं। इसके बाद वो दोनों निधि के कमरे में जाती हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि निधि अपने बेड पर आराम से सो रही है। इसके बाद ललिता गुस्से से चिल्लाने लगती है, ये देख बेटी, इस कलमोही को, ये यहाँ आराम से सो रही है और हम दोनों यहाँ थके हारे दिन भर मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ये घर में रहकर मालकिन की तरह बेड पर सो रही है। निधि अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ जाती है और कहती है, माँ आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी। थकान के कारण कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है, मैंने रात का खाना भी बना दिया है,
सृष्टि का कॉलेज का होमवर्क भी कर दिया है और छत पर सूख रहे आपके कपड़े भी अलमारी में रख दिए हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटी कल्लू रानी की तबीयत खराब है। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ, बस 2 मिनट में। इसके बाद तेरे बदन का पूरा दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर ललिता निधि को डंडे से मारने लगती है और वहीं पास खड़ी सृष्टि निधि को पिटता हुआ देखकर नाच नाच कर बहुत खुश होती है। इसके बाद ललिता और सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। निधि अपनी माँ और सृष्टि के अत्याचारों से तंग आकर घर के बाहर चली जाती है। वो भी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी। निधि चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो जंगल के बीच देखती है कि वहाँ एक सुंदर सा परीलोक है और गेट पर 2 परियां खड़ी होकर उस पर पहरा दे रही हैं। निधि चलते चलते उन परियों के पास पहुंच जाती है। तभी उनमें से एक परी निधि से कहती है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हो और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम आते जाते यहाँ घूम रही हो। इसके बाद निधि परी को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। निधि, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और मेरे होते हुए कोई नेक दिल लड़की किसी परेशानी में हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद परी निधि को अपने जादू से गायब करके परियों की जादुई क्लास में ले जाती है। लेकिन रात होने के कारण पूरी क्लास में कोई भी नहीं होता और वहाँ पर कुछ जादुई चीजें चमक रही थी। तभी वो परी उन सामानों में से वहाँ एक जादुई घास का लहंगा प्रकट कर देती है और वो घास का लहंगा प्रकट होते ही निधि से बोलता है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम यहाँ अपना घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें हमेशा परेशान करती हैं। इसीलिए तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। परी जी, ये जादुई घास का लहंगा है और ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ निधि, क्योंकि ये एक जादुई घास का लहंगा है और ये तुम्हारी सभी परेशानियों को मिनटों में खत्म कर देगा। हाँ परी जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो ये सभी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में ये घास का लहंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ निधि, सच में। अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो तुम इस जादुई घास के लहंगे को आजमा कर देख सकती हो। इसके बाद तुम्हें मेरी सारी जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं परी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तो आप मेरी सहायता कर रही हो और ऊपर से मैं आपका विश्वास न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। रात बहुत हो रही है, इस जंगल में जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसीलिए मैं घर चलती हूँ। इसके बाद निधि घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वो घास का लहंगा अपने जादू से निधि को घर पहुँचा देता है। अपने आप को घर में देखकर निधि हैरान रह जाती है और अब उसे अपने जादुई घास के लहंगे की शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद निधि अपने कमरे में जाकर उस घास के लहंगे को वहीं रखकर सो जाती है। अगली सुबह निधि और सबके उठने से पहले जादुई घास का लहंगा सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद जादुई घास का लहंगा निधि को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता है। अपने अंदर बदलाव महसूस करके निधि तुरंत ही उठ जाती है। वो जब किचन में जाकर देखती है तो किचन में सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। ये देखकर निधि बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी सृष्टि और ललिता निधि को इतना खुश और खूबसूरत देखकर सोच में पड़ जाती है। निधि अपने कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो अपने गोरे रंग के कारण बहुत खुश हो जाती है।
इधर सृष्टि और ललिता निधि के कमरे की ओर जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि निधि उस जादुई घास के लहंगे से बातें कर रही है। तभी सृष्टि निधि को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जादुई घास के लहंगे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सृष्टि और ललिता को बिजली के झटके देने लगता है। इसके बहुत देर बाद जादुई घास का लहंगा उन दोनों को छोड़ देता है। फिर सृष्टि और ललिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों निधि से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन निधि अपनी माँ और छोटी बहन को माफ कर देती है। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन से निधि को जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो वो उस जादुई घास के लहंगे से मांग लिया करती थी और उसके बाद से सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में अवंतिका नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। अवंतिका और उसकी तीनों बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थीं। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अवंतिका अपनी तीनों बेटियों की शादी 3 भाइयों के साथ तय कर देती है। लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जिससे अवंतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ, लड़के वाले तो इतना सारा दहेज मांग रही हैं। अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी माँ? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? छोड़िए ना माँ, हमें शादी वादी नहीं करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। मैं कल ही सारे पैसे बैंक से निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अवंतिका बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन जब वो पैसे निकालने लगती है कि तभी अपने पैसे बैंक से गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब अवंतिका इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगता है और वो बेचारी निराश मन से वहाँ से चली जाती है। फिर वो गांव की एक औरत को इन सब चीजों के बारे में बताती है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते बहन। हे ऊपर वाले, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। अब तो मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के तो मेरी बेटियों की शादी टूट जाएगी। ये सब सुनकर उस औरत को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद अवंतिका चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटियों को वो सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। हमें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर एक शक्तिशाली परी रोजाना आती है। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो परी हमारी मदद जरूर करेंगी माँ। लेकिन बेटी, वो परी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हम चल कर तो देखते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास पहुँच जाती हैं। उसके बाद वो सभी आवाज देकर परी को बुलाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक खूबसूरत सी परी प्रकट हो जाती है और उनसे कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने के लिए आई हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने सुना है आप बहुत ही शक्तिशाली हो। दया करके आप हमारी लाचारी पर तरस खाइए और हमारे पैसों की समस्याओं को दूर कीजिए। प्लीज परी जी, प्लीज। उन तीनों की दुख भरी बातें सुनकर
परी को उन पर बहुत तरस आ जाता है। उसके बाद परी उन बहनों को सोने का एक सुंदर सा लहंगा देते हुए कहती है, इस सोने के लहंगे से तुम एक डंडा मांगना। ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हें जो डंडा देगा, तुम उससे जिस भी चिड़िया की पिटाई करोगी वो चिड़िया सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस जादुई सोने के लहंगे का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकती हो। फिर तुम्हें कल ही इसी वक्त यहाँ पर आकर मुझे मेरा जादुई सोने का लहंगा वापस लौटाना होगा। ठीक है परी जी, हम कल इसी वक्त आपका जादुई सोने का लहंगा लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो तीनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर तीनों बहनें अपने गांव वापस लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ चिड़ियों को पकड़ लेती हैं और जादुई सोने के लहंगे से जादुई डंडा मांगती हैं और उसके बाद वो उन चिड़ियों की उस डंडे से पिटाई करने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी चिड़िया सोने के रूप में बदल जाती हैं। ये देखकर सभी बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें सारी सोने की चिड़िया शहर में बेच देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु परी की वजह से हुआ है। चलो अब उनका जादुई सोने का लहंगा उन्हें वापस करके आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें परी का जादुई सोने का लहंगा लेकर जंगल के पास वाली नदी की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ बदमाश लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उन सभी लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सब ने इस जादुई सोने का लहंगे का इस्तेमाल करके यहाँ की बहुत सारी चिड़ियों को सोने के रूप में बदला है। चलो, ये जादुई सोने का लहंगा अब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। ये सुनकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे, अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई? अब हम क्या करें? परी ने बहुत विश्वास करके हमें ये जादुई सोने का लहंगा दिया है। हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जादुई सोने के लहंगे की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सब के पास तो बड़े बड़े चाकू हैं। तभी उस जादुई सोने के लहंगे में से आवाज आती है, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन सभी लड़कियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अगले ही पल जादुई लहंगे के अंदर से शोलेदार आग निकलने लगती है और उन सभी लड़कियों को जलाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियाँ दर्द के मारे रोने लगती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों का शरीर पूरी तरह से जलकर खाक के रूप में बदल जाता है। अब ये सभी लड़कियाँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तुम शायद नहीं जानती हो, इन लड़कियों ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जान ली है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बहनें परी को उनका जादुई सोने का लहंगा वापस लौटा देती हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद उन तीनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो सभी बहनें अपने अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। राजेशपुर नाम के एक गांव में सबकी मदद करने वाली एक लड़की प्रीति रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ स्कूल जा रही थी। तभी एक बस वाला उन दोनों को टक्कर मार देता है। प्रीति को थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन अर्पिता का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। सबकी मदद से प्रीति अर्पिता को हॉस्पिटल पहुंचाती है। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है और बहुत सोचने लग जाती है कि अब उसकी सहेली कैसे चलेगी, कैसे सारा काम कर पाएगी।
वो रो ही रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसको बताती है, बेटा रो मत, तुम्हारी सहेली के पैर ठीक हो सकते हैं। मैं एक जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी को जानती हूँ जिसके पास उस परी का पता है जो तुम्हारी सहेली के पैर को बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कहाँ रहती है वो जादूगरनी? मुझे उनके पास जाना है। तुम्हारे पास जादूगरनी खुद ही आ जाएंगी। तुम्हें बस ये मंत्र सच्चे दिल से पढ़ने पड़ेंगे। प्रीति उन मंत्रों को अच्छे से पढ़ने लग जाती है और सच्चे दिल से प्रार्थना करती है, जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करने आओ। इतना कहते ही जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करिए। मैं और मेरी सहेली स्कूल जा रही थी, तभी एक बस वाले ने हमें टक्कर मार दी। मैं तो बच गई, लेकिन मेरी सहेली अर्पिता के दोनों पैर कट गए। अभी तक उसको होश भी नहीं आया है। तुम्हारी सहेली अर्पिता को होश में लाने का काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके पैर वापस लाने के लिए हमें रानी परी की जरूरत पड़ेगी। जादूगरनी अर्पिता के सर पर हाथ फेरती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर अर्पिता को होश आने लग जाता है। उसके बाद जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालकर प्रीति को देती है। प्रीति, तुम इन जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर अर्पिता को पिला दो। उसके बाद प्रीति जड़ी बूटियों को पानी में डालकर अर्पिता को पिला देती है। जैसे ही अर्पिता पानी पीती है, वैसे ही उसके सारे घाव खत्म हो जाते हैं और उसे अपने शरीर में शक्ति महसूस होने लगती है। लेकिन अर्पिता फिर भी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे मेरे पैर कहाँ गए? अर्पिता, तुम्हारे दोनों पाँव तो कट गए हैं। तुम इतने दिन हॉस्पिटल में थी, तुम्हें तो होश भी नहीं था। आज जब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो मैं इन जादूगरनी जी को तुम्हारे पास ले आई ताकि तुम होश में आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी सहेली तुम्हारे साथ है। अब हम दोनों रानी परी के पास जाएंगे और वो तुम्हारे पैर वापस लौटा देंगी। ऐसा कहकर प्रीति और जादूगरनी दोनों आसमान में उड़ जाती हैं और परीलोक में पहुंचकर रानी परी के महल में जाती हैं। हे दयालु रानी परी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर जादूगरनी रानी परी को सारी बातें बता देती है। रानी परी एक सुंदर और चमकीली सी ड्रेस जादूगरनी को दे देती है। ये ड्रेस ले जाओ। जैसे ही प्रीति की सहेली अर्पिता इस ड्रेस को पहनेगी, उसके दोनों पैर वापस आ जाएंगे। ये लो, मेरी तरफ से ये जादुई ड्रेस अर्पिता को दे दो। जादूगरनी और प्रीति रानी परी को धन्यवाद देकर रानी परी के महल से चली जाती हैं और अर्पिता के घर पहुंचती हैं। घर पहुंचकर वो अर्पिता को वो जादुई ड्रेस देती है। प्रीति अर्पिता को वो जादुई ड्रेस पहना देती है। जैसे ही अर्पिता उस जादुई ड्रेस को पहनती है, उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं और अर्पिता बहुत खुश होती है और जादूगरनी को और प्रीता को धन्यवाद कहती है। जादूगरनी अर्पिता और प्रीति की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाने लग जाती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उसके झोले से जड़ी बूटियाँ गायब हो गई होती हैं। अर्पिता, मेरे झोले में से जड़ी बूटियाँ कहाँ गई? मैं तुम्हारे घर पर अपने झोले को छोड़ कर गई थी ना? मुझे नहीं पता जादूगरनी जी, मेरी तबीयत पूछने मेरी चाची आई थी, शायद उन्हें कुछ पता हो। जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है, तो उसे पता चलता है कि अर्पिता की चाची ने उन जड़ी बूटियों को चुरा लिया था।
जादूगरनी अर्पिता की चाची के घर पर पहुंच जाती है और मंत्र बोलकर अर्पिता की चाची को रस्सियों से बांध देती है। तुमने मेरी जड़ी बूटियाँ अलमारी में छिपाई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरी जड़ी बूटियाँ चुराने की? मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा कि मैं वो जड़ी बूटियों को बेच दूंगी और माला माल हो जाऊंगी। जड़ी बूटियों की शक्तियाँ देखकर मैं हैरान थी। जड़ी बूटियों ने अर्पिता के घाव भर दिए थे। मैंने सोचा अगर मैं ये जड़ी बूटियाँ बेच दूंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ मेरे ही मंत्रों से काम करती हैं और किसी के नहीं। इतना कहकर जादूगरनी चाची के डंडे से पिटाई करने लग जाती है। इतने में ही अर्पिता और प्रीति भी वहाँ पर आ जाती है। जादूगरनी जी, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी चाची आगे से ऐसा नहीं करेंगी। प्लीज जादूगरनी जी। अगर इसने फिर से लालच किया तो मैं इसे वापस डंडे से मारूंगी। अभी मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रही हूँ। तुम ये जादुई ड्रेस भी संभाल कर रखना और किसी को मत देना। तुम्हारी चाची एक नंबर की चोरनी है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति और अर्पिता दोनों फिर से हंसी खुशी स्कूल जाने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।